प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। प्रेम के अभाव में इंसान की जिंदगी खाली खाली होती है। जीवन की तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद जिस प्रेम की चाहत इंदु को थी वो उसे मिला ही नहीं। असल में और यादों की जिंदगी में कितना फर्क होता है, इसका उसे तब पता चलता है जब जिंदगी के मोड़ पर उसकी पुराने दोस्त से मुलाकात होती है। तब इंदु को अपनी जिंदगी में लिजलिजेपन का एहसास होता है। तो सुनते हैं मशहूर लेखिका अचला नागर कृत कहानी छिपकली। चाय की ट्रॉली ढकेलती बेला सीधी इंदु के बेडरूम में दाखिल हो गई। 2 पल तो वो इंदु की आंखें खुलने का इंतजार करती रही, पर फिर उसने आवाज दे ही डाली, मेम साहब चाय। अरे 4 बज गए बेला। आज कितना सोई हूँ मैं, और अब तक तो बदन भी बड़ा भारी भारी गिरा गिरा सा लग रहा है। ला दे जाए। प्याला हाथ में थमाकर बेला पर्दे सरकाने खिड़की की ओर चली गई। मेम साहब कहते हैं कि दिन में सोने से शरीर टूटा सा लगता है। अरे बारिश हो रही है, इंदु बड़ी हुलस के बोली। काहे की बारिश मेम साहब, देख लेना अभी बंद हुई जाती है, मरी उमस और बढ़ा देगी। हाँ, पानी तो मेम साहब वो अच्छा लगे है जो खुल के बरसे, और गर्मी से बेहाल प्राणियों के झुलसे कलेजे तो शीतल हो जाए। जैसे ही बेला ने ट्रॉली वापस ले जाने को मोड़ी, बगल वाले कमरे में रखा फोन घनघना उठा और बेला ट्रॉली को वहीं छोड़ फोन रिसीव करने चली गई। चाय की प्याली खत्म करने तक इंदु को लगा कि जैसे उसके भीतर उमस भी काफी बढ़ चुकी है, और बेला के कहे मुताबिक बारिश अगर खुलकर ना हुई तो। मेम साहब ने कहा है कि आप क्लब नीली सिफोन की साड़ी पहन कर आएं, और ठीक 6:30 बजे आपका इंतजार क्लब के बाहर ही करेंगे साहब। तो फिर मेम साहब निकाल दूं ना आसमानी वाली। बगैर इंदु की हाँ ना का इंतजार किए ही बेला वार्डरोब में से साड़ी निकालने लगी, क्योंकि जानती थी कि उसकी मेम साहब हमेशा साहब की पसंद का ख्याल रखती हैं। अनमनी सी इंदु स्लीपर घसीटती अटैच बाथरूम में घुस गई। शावर से बिखरती हुई बौछारों से उसे एकदम बारिश का सा ध्यान आया, और पूरे घंटे भर तक वो इस नकली बारिश में अपनी उमस को दूर करने की नाकामयाब कोशिश करती रही। बड़े तौलिए में अपने आप को लपेटे, एक हाथ से शैम्पू किए बालों को छिटकती हुई वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ बैठी। गीले बालों में से मोती के मनके फिसले फिसले पड़ रहे थे। उसने एक मनके को मुट्ठी में भींच लिया, लेकिन और वो हंस पड़ी। नकली बारिश, नकली मोती, कल्चर की हुई बनावटी हंसी। इस ख्याल के आते ही उसने खुद को छूकर देखा कि कहीं वो भी तो, और तभी उसे बेला शीशे में दिखाई दी। क्या है बेला? चेहरे पर सैटिन ग्लो का मसाज करते हुए इंदु बोली। वो मेम साहब उधर साहब ही थे, अभी कहते थे कि अब बारिश नहीं हो रही है ना, और मौसम भी बदल चुका है, इसलिए आप आसमानी वाली साड़ी ना पहनकर जामनी वाली पहनकर ही क्लब आए। तो मेम साहब मैं निकालूं ना वो जामनी वाली साड़ी? बेला के लिए इतना ही काफी था कि वो दिन में कई बार साड़ियों से भरे वार्डरोब को देख पाती थी, छू पाती थी और महसूस कर पाती थी। नहीं बेला, तू जा, मैं खुद कर लूंगी। आईब्रो पेंसिल से तराशी हुई भवों को खम दे रही थी इस वक्त वो। शायद इसी से देख ना पाई कि बेला का चेहरा उसकी इस बात से बुझ सा गया था। वार्डरोब पर हसरत भरी निगाह डालती हुई बेला कमरे से बाहर हो ली। तो लगता है कि आज
मिस्टर दास मेरे मेहमान नहीं हैं, बल्कि मिस्टर चंदानी ही आज मेरी कंपनी एंजॉय करेंगे। हाँ, तभी तो मौसम और साड़ी का शेड दोनों ही बदल गए। चलो ठीक है, तो अब ये लिपस्टिक भी मुझे कोनों पर थोड़ी सी झुका कर लगानी पड़ेगी, क्योंकि मिस्टर चंदानी को होठों पर मायूसी और बेबसी वाली स्माइल ही ज्यादा पसंद है। बेला। जी मेम साहब। गाड़ी निकलवा दी, ड्राइव मैं खुद ही करूंगी। जी मेम साहब। लाल कार और जामुनी पीले के कंट्रास्ट ने सैकड़ों निगाहों को मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। एकाएक इंदु ने कार को झटके से ब्रेक दिया। फुटपाथ पर पैदल चल रहा एक युवक उसे आंखें फाड़े देखने लगा। अरे देवेन, पहचाना नहीं? आप? हो हाँ, आप इंदु जी। माफ कीजिएगा इंदु जी, वो कई साल बाद देखा ना, तो इसी से। नो प्रॉब्लम, पहचानते भी कैसे देवेन, काफ़ी बदल जो गई हूँ। खैर, ये तुम्हारे साथ तुम्हारी मिसेस है ना? बड़ी प्यारी लग रही हैं। और ये गुड्डा, ओह हाउ स्वीट। अरे तुम लोग गाड़ी में ही आकर बैठो ना, बातें करते हुए चलेंगे। नहीं इंदु जी, वो फिर कभी घर पर आएंगे आपके। अभी इसे इधर कुछ शॉपिंग करनी है। हाँ, वो आपकी माँ कह रही थी इंदु जी कि आप काफ़ी दिनों से घर पर नहीं गई हैं, कुछ तबीयत भी ढीली चल रही है उनकी। हम लोग वहीं से आ रहे हैं। इंदु का चेहरा दब से बुझ गया। वो देवेंद्र, क्या है ना कि फुर्सत ही नहीं मिलती, कभी कहीं पार्टी, कहीं मीटिंग, कभी घर पर ही 10-5 लोगों का लंच डिनर, बस यही सब चलता रहता है। जाऊंगी किसी दिन। और सुनाओ जी। बस अब तो चलेंगे इंदु जी। जी नमस्ते। नमस्ते। देवेन की पत्नी ने भी हाथ जोड़ दिए। आना तुम लोग कभी घर पर भाई पहले फोन जरूर कर देना। और हाथ हिलाते हुए इंदु ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कार की आवाज सुनकर बेला बाहर आई। अरे मेम साहब, आप? हाँ बेला, वो सर में बड़ी जोर से दर्द होने लगा तो बस लौट आई। कोई फोन वगैरह तो नहीं आया ना? कार का गुच्छा उंगली पर नचाती हुई इंदु बेडरूम में दाखिल हो गई। हाँ मेम साहब, आया था फोन। साहब कहते थे कि मेम साहब कहाँ रह गई, उनका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो कह दिया कि वो तो घर से निकल चुकी हैं। मेम साहब, एक प्याली चाय लाऊं? नहीं बेला, अभी घंटे भर बाद लाना। सुन बेला, ये दरवाजा उड़काती जा और खिड़कियों के पर्दे भी गिराती जा। जरा सी भी रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही है इस समय। बेला दरवाजा भेड़ती हुई चली गई। कमरे के मटियालेपन में सीलन से घुटन से व्याप गई थी। डल्लब के 2 हाथ ऊंचे गद्दे में भी न जाने कहां कहां क्या उगाया था, जो इंदु को बराबर दंश दे रहा था। दंश जो कि उस वक्त उसे पीड़ा न देकर सुकून ही दे रहे थे। इंदु के पिता को मिले सरकारी क्वार्टर की जाफरी में एक सीधा सादा सा टेलीफोन एक्सचेंज में 400 रुपए पाने वाला मुलाजिम रहता था। नाम था देवेन। दफ्तर जाना और वहां से वक्त पर लौट आना, यही उसकी जिंदगी थी। माँ को तो वो इतना सुहाता था कि उसके 4 काम वो हाथों हाथ कराती थी और माँ को भी वक्त बेवक्त देवेन का बहुत सहारा रहता था। लेकिन इंदु की नजरों में देवेन जैसे इंसान चाबी के खिलौने मात्र होते थे, जो सुबह सवेरे लगाई गई चाबी से सारे दिन अपने आप को सक्रिय रख पाते हैं। और एक दिन जब माँ ने देवेंद्र के बारे में उसकी राय जाननी चाहिए, तो उसने साफ साफ कह दिया था कि उसे सेलुलाइट का खूबसूरत चाबी वाला बबुआ नहीं चाहिए। उसे चाहिए मनचाहा एटमॉस्फेयर, उसके बरसों से संजोए गए सपनों की दुनिया। वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी सारी जिंदगी उसकी माँ की तरह वक्त से पति को खिलाने पिलाने और सीमित आय का बजट बनाने में ही गुजर जाए। और फिर एक दिन अपने भावी पति को लंबी सी गाड़ी से उतरते देख उसे लगा था कि अब सपनों की हकीकत बनने में देर नहीं है। लेकिन
अब जबकि उन सपनों को भोगते हुए भी उसे 5 बरस हो चुके हैं, उसे ऐसा लगता है कि शायद इतना कुछ उसने नहीं चाहा था। शादी की पहली ही रात को जब मिस्टर आनंद ने सुरूर भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा कि अब वो ही उसके सुख दुख की साथी है, सफलता उन्नति का साधन और प्रेरणा है, तो गर्व और जिम्मेदारी की भावना से वो भर उठी थी। लेकिन उस वक्त वो नहीं समझ पाई थी कि सफलता और प्रेरणा स्रोत का किस प्रकार का पाठ अदा करना होगा उसे। वो तो इसे उपन्यासों और फिल्मों के आदर्श हीरो का सा डायलॉग समझ बैठी थी। दिन गुजरने के साथ बातें साफ होती चली गई। आनंद का रात गए बहके कदमों के साथ घर में आना और बगैर मोहब्बत के 2 लफ्जों के सीधे अपना हक, एक पति का हक छीनना और सो जाना, बस यही थी उसकी जिंदगी। काफी घुलने तड़पने के बाद एक दिन सच संवर कर वो कार ले सीधी आनंद के ऑफिस जा पहुंची। अरे इंदु, तुम? हाँ मैं। सोचा आज मैं भी क्लब से वाकिफ क्यों ना हो जाऊं। भाई मुझे बहुत खुशी है इंदु कि तुम, खैर लेकिन जरूरी बात यह है कि तुम तो जानती ही हो, पैसे वालों के सहारे ही अपन का धंधा चलता है, यानी कि उनकी खुशी में ही मेरी खुशी, और जाहिर है कि मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद ही चली आई। काफी दिन से सब कह रहे थे कि मिसेस आनंद को लाइए ना, जरा उनकी कंपनी एंजॉय की जाए। और बस उस दिन से इंदु तो मर गई और मिसेस आनंद ने जन्म ले लिया। वो मिसेस आनंद जो मौसम के अनुकूल साड़ियों और मुस्कुराहट की शेड्स के लिए दिन ब दिन लोकप्रिय होती चली गई। मिस्टर आनंद ये कहते थकते नहीं थे कि उनकी बीवी उनको बहुत बहुत भली, आते ही वारे न्यारे कर डाले। यादों ने इतने ज्यादा दंश दिए इंदु को कि उसका शरीर लाश की तरह सुन्न पड़ गया, जिसे पीड़ा की अनुभूति नहीं सालती। दूध वाले की साइकिल के बेसुरे हॉर्न ने उसे वापस बेडरूम में ला पटका, और बेडरूम में आते ही उसे पीड़ा भी होने लगी और अनुभूति भी। दुखते सिर पर नेल पॉलिश लगी उंगलियां फिराते फिराते सहसा उसकी आंखें छत की ओर उठ गईं। आह, छिपकली! अगर ये खिनौनी सी चीज कहीं उसके ऊपर आ गिरी तो? इंदु एक लिजलिजी अनुभूति से सिहर उठी। उसे लगा कि कहीं उसे उल्टी ना हो जाए। तभी उसके भीतर छिपी इंदु खिलखिलाई। मिसेस आनंद को उल्टी हो जाएगी? 5 साल में तो पहले एक बार भी नहीं हुई, और अब तो आप इस लिजलिजी अनुभूति की अभ्यस्त भी हो चुकी हैं। क्यों मिसेस आनंद? इंदु घबराकर बेड से उठी, लॉन तक भागती ही चली गई। लेकिन अभी वो खुली हवा में एक बार सांस भी न ले पाई थी कि कार की दहकती आंखों ने उसके चेहरे पर रोशनी डाली। उसकी चौंधियानी रोशनी में आंखें मूंदते मूंदते भी उसने देख लिया कि मिस्टर चंदानी गाड़ी से उतर रहे हैं। निढाल होकर उसने बैत के मोढ़े के पुष्ट पर अपनी गर्दन टिका दी। उसे लगा कि जिस छिपकली के लिचलिचे एहसास से वो कमरा छोड़कर बाहर भाग आई थी, वो छत को लिए लिए ही ऐन उसके सर के ऊपर आकर लटक गई है, और न जाने किस पल उस पर गिर पड़े। अभी आपने दादा साहेब फाल्के अकादमी सम्मान से सम्मानित लेखिका अचला नागर द्वारा रचित कहानी सुनी, जिसका शीर्षक था छिपकली। वाचन स्वर सविता शर्मा। कार्यक्रम की कंपेयर थी कुसुमलता। निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव।